Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। Dear students, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम पैसिव वॉइस मॉडल्स एंड इम्पेरेटिव, मतलब एक्टिव वॉइस में यदि मॉडल्स आए हुए हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंस आए हुए हैं तो उनकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं किन नियमों से हम मॉडल्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दूसरा है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तीसरा है ही कुड हैव डन इट अर्लियर। और चौथा है रवि मस्ट फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम। चारों ही वाक्यों में एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो कॉमन चीज़ है मॉडल। पहले वाक्य में कैन मॉडल आया हुआ है, दूसरे वाक्य में शुड मॉडल आया हुआ है, तीसरे वाक्य में कुड हैव मॉडल के रूप में यूज़ हो रखा है और चौथे वाक्य में मस्ट मॉडल के रूप में आया हुआ है। अब यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल आया हुआ है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय एक नियम जो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। ये नियम यहाँ भी अप्लाई होगा और जिस तरह से बता रखा है कि जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो सब्जेक्ट बनकर आएगा और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा। अब यहाँ पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? दिस प्रॉब्लम। हमने ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या बता रखा है? व्हाट या हुम से प्रश्न बना दो, जो आंसर आएगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। व्हाट कीप प्रोमिसेस। फिर उसके बाद में कुड हैव डन इट। व्हाट डन इट। तो यहाँ इट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ प्रोमिसेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यहाँ दिस प्रॉब्लम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और लास्ट सेंटेंस में रवि मस्ट फिनिश दिस वर्क। व्हाट फिनिश दिस वर्क। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया और पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले किसका यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करते हैं। तो जैसे इनके जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा दिस प्रॉब्लम। उसके बाद में जो है मॉडल है, मॉडल को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इस्तेमाल होती है। तो आपको जो मॉडल एक्टिव वॉइस में दी गई है वापस एज इट इज़ लिखनी है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है। बस उसके आगे आपको क्या लगा देना है? बी। और जहाँ हैव आया हुआ है वहाँ आगे आ जाएगा बीन। बाकी अगर सिंपल मॉडल आई हुई है तो वहाँ क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। दिस प्रॉब्लम कैन बी। और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमें पता है पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सॉल्व्ड। फिर एजेंट बाय और साथ में आ जाएगा मी। आई को हम किसकी जगह पे ला रहे हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पर। क्या बना के ला रहे हैं? ऑब्जेक्ट बनाकर ही ला रहे हैं। दूसरा वाक्य वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। यहाँ वंस जो है खुद के प्रॉमिस और वन शुड, यहाँ वन आया हुआ है। आपको पहले बता रखा है कि वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, एवरीबडी, पीपल, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनको अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कहा जाता है, इनका वापस प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ जैसे आएगा वंस प्रोमिसेस, ये भी चीज़ वापस नहीं आएगी, सीधा क्या आ जाएगा? प्रोमिसेस शब्द का यूज़ होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या जाएगा? प्रोमिसेस। फिर जो मॉडल आई हुई है एज इट इज़ लिखेंगे, उसके साथ क्या लिख देंगे? बी। और मेन वर्ब है कीप। कीप की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। और हो जाएगा कैप्ट। इसमें बाई का यूज़ करके वन को वापस नहीं लिखेंगे और ना ही वंस प्रोमिसेस लिखेंगे। प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट, यानी वादों को निभाया जाना चाहिए। उसी प्रकार तीसरे वाक्य में इट जो है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जिसको हमने किसकी जगह पर इस्तेमाल कर लिया? सब्जेक्ट की जगह पर। और यहाँ कुड हैव आया हुआ है तो हम क्या करेंगे? कुड हैव को एज इट इज़ लिखेंगे और उसके साथ हम लगा देंगे बीन। इट कुड हैव बीन। फिर
डन यहाँ थर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी, तो हम यहाँ थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, डन बाय हिम अर्लियर। यहाँ अर्लियर को आप पहले लिख दें क्योंकि ये एडवर्ब के रूप में यहाँ काम आ रही है। तो यहाँ आ जाएगा डन अर्लियर बाय मी। ये इसकी एडवर्ब है इसलिए इसके साथ ही लिख देते हैं। तो इट कुड हैव बीन डन अर्लियर बाय मी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं मोडाल आई हुई है, मोडाल में यहाँ हैव आया हुआ इसलिए यहाँ क्या आ गया, बीन। बाकी ऊपर वाले वाक्य में मोडाल के साथ बी का यूज़ हुआ है, कैन के साथ भी बी का यूज़ हुआ है। आगे वाला वाक्य रवि मस्ट फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो है दिस वर्क है। तो दिस वर्क फिर आ जाएगी मोडाल मस्ट और इसके साथ किसका यूज़ हो जाएगा, बी का, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय रवि ऑन टाइम। तो इस तरह से आपने देखा मोडाल के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं पैसिव वॉइस में, आपको क्या करना है, उस मोडाल के आगे बी लगा देना है जैसे कि हमने सभी वाक्यों में लगाया है, और उसके बाद में जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जहाँ हैव आया हुआ है या हैड आया हुआ है तो वहाँ आ जाएगा बीन। बाकी जनरल मोडाल आई हुई है उसके आगे बी का यूज़ होगा और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इस तरह से मोडाल से रिलेटेड जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैसे लिखेंगे, किस तरह से उनका यूज़ होगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले ही वर्ब आई हुई होती है और मोस्टली वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। यानी शुरुआत में वाक्य का आरंभ भी जो है वर्ब के साथ होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है और उसके बाद में हो सकता है अदर्स। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, या यूँ आप कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है वो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस में मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसी को आप यदि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसका यूज़ करना पड़ेगा, लेट का। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में बी, और उसके बाद में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है और अदर्स होता है, और इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, इम्पेरेटिव शब्द का मतलब होता है आदेशात्मक। क्या होता है, आदेशात्मक। हालांकि इसमें जो वाक्य होते हैं उसमें आदेश भी होता है, प्रार्थना भी होती है, सलाह भी होती है यानी एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, और सुझाव यानी कि सजेशन भी होता है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें आपको ऑर्डर का भाव पता चलता है, रिक्वेस्ट का भाव पता चलता है, एडवाइस का भाव पता चलता है, या फिर सजेशन का भाव पता चलता है, इस प्रकार के वाक्य जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है और अदर्स आता है। और जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, लेट से करेंगे, और लेट के ठीक बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर्स। इस तरह से ये वाक्य होता है। अब हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो अलग अलग तरीके के आते हैं उनमें हम किस तरह से जो है पैसिव वॉइस उनकी बनाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसका पता कैसे चलता है, वाक्य की शुरुआत में आपको देखना है
ओपन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट, डू नॉट, टच, ये डोंट नेगेटिव फॉर्म दे रहा है और यहाँ आ गया टच, टच क्या हो गया मैन वर्ब की फॉर्म। उसके बाद में ब्रिंग मैन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, स्विच ऑफ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थ्रो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो ही मैन वर्ब की फॉर्म सबसे आगे आ जाती है तो इसका मतलब वो वाक्य किस प्रकार का हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो लगभग वो वाक्य जो है लेट से शुरू होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि वहाँ जो वर्ब आई हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है, तो उस वाक्य को हम लेट से बनाते हैं। हमने स्ट्रक्चर देखा था, सबसे पहले क्या आता है लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है द विंडो, और उसके बाद में क्या आता है बी, और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ गया जैसे ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। तो इस तरह से इसका आंसर बन गया, सबसे पहले लेट आ गया, लेट के बाद में द विंडो क्या आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पता लगाने का वही तरीका है, व्हाट और हुम से प्रश्न बनाओ, ओपन व्हाट ओपन विंडो, तो यहाँ सबसे पहले आ गया द विंडो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया बी और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। डोंट टच फायर, अब इसमें फायर जो है ऑब्जेक्ट है, शुरुआत किससे करेंगे लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट फायर, फिर डोंट आएगा तो नॉट टू बी टच्ड, नॉट टू बी टच्ड, नॉट टू डोंट की जगह आया, और बी जो है जैसे हमने ऊपर भी लगाया था बी, यहां भी हम यूज कर लेंगे बी, लेट द फायर, लेट फायर नॉट टू बी टच्ड। फिर उसके बाद में ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है ए ग्लास ऑफ वाटर, तो उससे ही शुरुआत करेंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेट आ गया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में बी आ गया और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, ऑल द लाइट्स यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जाएगा ऑल द लाइट्स और शुरुआत में जाएगा लेट, लेट ऑल द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ, थ्रो दिस स्टोन, लेट से शुरू होगा, लेट दिस स्टोन बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोवन। तो इस तरह से आपने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है उस प्रकार के सेंटेंस को हम लेट से शुरू करते हैं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में बी और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी में इसी तरह से अपने पैटर्न काम में रखा, जहाँ डोंट आ रहा है वहाँ नॉट टू और फिर बी आ जाएगा। इसी तीसरे वाक्य में लेट से शुरू होकर ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, लेट ऑल द लाइट्स बी स्विच ऑफ, थ्रो दिस स्टोन, लेट दिस स्टोन बी थ्रो। इस तरह से लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस जो ट्रांजिटिव वर्ब वाले होते हैं और जिनको हम लेट से शुरू करते हैं, इस तरह से उन वाक्यों को बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें कि एडवाइस बता रखी है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें एडवाइस दे रखी है, हम उनको देखते हैं अभी। जैसे पहला सेंटेंस है हेल्प द पुअर्स, लव द कंट्री, हियर हिम नाउ। इन सभी वाक्यों में देखो हेल्प, लव और हियर, इन वाक्यों को देखने से ऐसा पता चलता है कि यहाँ किसी प्रकार की एडवाइस दी जा रही है, और साथ ही यहाँ जिसके लिए एडवाइस दी जा रही है वो ऑब्जेक्ट यहाँ दे रखा है। तो जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं जहाँ एडवाइस हो और साथ में ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, तब उन सेंटेंस की शुरुआत हम ऐसे करेंगे लेट से। जैसे पहला वाक्य हेल्प द पुअर्स, तो यहाँ आ जाएगा लेट और पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट द पुअर्स, उसके बाद में आ जाएगा बी और उसके बाद में शुड
शुड का यूज होगा, एडवाइस दे रखी है इसलिए हम यूज करेंगे शुड का। लेट द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड, लेट द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड। और दूसरा सेंटेंस यहां आ जाएगा, लेट से शुरू कर सकते हैं, लेट द कंट्री शुड बी लव्ड। और उसी प्रकार हियर हिम नाउ, अब यहां हम शुरुआत करेंगे ही से, ही शुड बी हियर्ड नाउ। ऊपर वाले वाक्य में भी डायरेक्ट अपन लेट के बगैर भी वाक्य बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडल शुड का यूज कर दिया है। तो आप इस वाक्य को लेट द पुअर शुड बी हेल्प और द पुअर शुड बी हेल्प ऐसे भी बना सकते हैं। लेट द कंट्री शुड बी लव्ड, द कंट्री शुड बी लव्ड। हियर हिम नाउ, ही शुड बी हियर्ड नाउ। तो इस तरह से जब किसी वाक्य में एडवाइस दे रखी है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में और वहां ऑब्जेक्ट भी आ रखा है, तो ऐसे वाक्यों को शुड का यूज करते हुए उसके साथ बी लगाकर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी हमने किया था। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट होती है। उन इंपेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस वाक्य में रिक्वेस्ट है, तो आप ऐसे वाक्यों में या तो आपको काइंडली लिखा हुआ मिलेगा, काइंडली हेल्प मी, या ऐसे वाक्य में आपको मिलेगा प्लीज, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। उसी प्रकार इस प्लीज का प्रयोग लास्ट में भी हो सकता है, गिव मी एन एप्पल प्लीज। तो इस तरह से वाक्य जहां पे प्लीज और काइंडली लिखा हुआ आता है, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट वाले होते हैं। और जब इन इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो वहाँ वाक्य की शुरुआत हम करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। इससे आएगा यू आर रिक्वेस्टेड, इससे हम वाक्य की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में टू का यूज होगा और यहाँ जो आ रहा है एज इट इज उस सेंटेंस को वापस लिखेंगे, टू हेल्प मी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। उसी प्रकार जैसे दूसरा वाक्य प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो यहां वही बात आ जाएगी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और यहां डोंट आया हुआ है तो यहां आ जाएगा नॉट टू, नॉट टू। डोंट का क्या बन जाएगा, नॉट टू, और आगे वही वर्ड आ जाएगा डिस्टर्ब मी। अब यहाँ जो थर्ड फॉर्म आई हुई है वो इस जगह पे आ रखी है, रिक्वेस्टेड वर्ड में जो इस थर्ड फॉर्म का यूज हो रखा है, इसीलिए टू के बाद में यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आई है हेल्प, और यहाँ भी डिस्टर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म आई है। उसी प्रकार तीसरे सेंटेंस में भी प्लीज लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, तो इस वाक्य को भी हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में टू लगा के पूरा वाक्य वापस लिख देंगे और प्लीज का यूज नहीं करेंगे, टू गिव मी एन एप्पल। सभी प्रकार के वाक्यों में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, काइंडली और प्लीज जो भी आया हुआ उसकी जगह पे हमने वर्ड लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में टू करके जो पूरा वाक्य है एज इट इज लिख दिया, टू हेल्प मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी, टू गिव मी एन एप्पल। इस तरह से रिक्वेस्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस विद
इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब यानी ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें अकर्मक, इनट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अकर्मक, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जिसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। कई बार ऐसे वाक्य जो है एक या दो शब्दों से मिलकर ही पूरा वाक्य बन जाता है। जैसे आपने वाक्य सुने होंगे, स्टैंड अप, गेट आउट, वर्क हार्ड, गो देयर, और वॉक आफ्टर टेकिंग मील। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो वर्ब आई हुई है वो इंट्रांजिटिव है, उनका कोई भी कर्म नहीं है। स्टैंड अप सिंगल वर्ब दे रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं दे रखा है। गेट आउट, वर्क हार्ड, गो देयर, यहाँ देयर जो है प्लेस है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार वर्क आफ्टर टेकिंग मील, ये एक फ्रेज है जो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है, तो यहाँ भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों को जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाक्य कहा जा रहा है उसमें किस प्रकार का भाव छिपा हुआ है। अगर उसमें किसी प्रकार का आदेश है तो उस वाक्य की शुरुआत करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। किससे शुरुआत होगी वाक्य की? यू आर ऑर्डर्ड टू। और यदि उस वाक्य में किसी प्रकार की सजेशन है या एडवाइस है, जैसे यहाँ आया हुआ है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, अब ये आदेश नहीं हो सकता बल्कि किसी के लिए क्या हो सकती है, सलाह। तो उस वाक्य की शुरुआत करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। तो दोनों ही वाक्य में अंतर है, पहले वाक्य में ऑर्डर जैसा भाव है और दूसरे वाक्य में जो है एडवाइस है। उसी प्रकार जैसे गेट आउट, ये वर्ड भी क्या है, और ऑर्डर बताता, तो यहाँ आ जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अब यहां भी क्या आ रहा है, किसी प्रकार की सलाह नहीं है, एडवाइस नहीं है, सीधा आ जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू। ऑर्डर्ड टू। अब अंतिम वाले वाक्य में वॉक आफ्टर टेकिंग मील, भोजन करने के बाद घूमना चाहिए, घूमो। तो ये वाक्य कैसा है, एडवाइस है, तो यहाँ आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू। अब यहाँ सब में टू आया हुआ है, इसके बाद में क्या करेंगे, जो वाक्य दे रखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, किसी प्रकार की वर्ड परिवर्तन नहीं होगी। टू स्टैंड अप, टू गेट आउट, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, और यू आर एडवाइज्ड टू वॉक, पूरा वाक्य एज इट इज आ जाएगा, वॉक आफ्टर टेकिंग मील। तो इस तरह से जो है हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले होते हैं, जिनमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बिना कर्म वाले वाक्य होते हैं, उनको हम किस तरह से वाक्य का भाव देकर, वाक्य का भाव का पता लगाकर जो है हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस की जिसमें लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ रखा है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, और साथ ही में जो है एक ऑब्जेक्ट अन्य भी आ रखा है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उनकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इस प्रकार के वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग ऐसा होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, और ये नाउन यहाँ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही लगभग रहती है।
तो इस तरह के वाक्य जो आते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं उनको देखते हैं। जैसे वाक्य है लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ये सेंटेंस है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है लेट मी स्टार्ट द गेम। उसी प्रकार लेट हर कुक द फूड। इन सभी वाक्यों में लेट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सब्जेक्ट दिया हुआ है। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसे काम करने दो। अब काम करने वाला कौन है? ही है यहाँ पे, जिसको किस केस में दे रखा है? ऑब्जेक्टिव केस में। लेट मी स्टार्ट द गेम, मुझे गेम शुरू करने दो। यहाँ भी मुझे जो शब्द आ रहा है वो क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, लेकिन किस केस में आ रखा है? ऑब्जेक्टिव केस में। लेट हर कुक द फूड, उसे भोजन पकाने दो। अब यहाँ हर जो आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन वो है क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट है। इस प्रकार के वाक्य जब आते हैं, जब ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट को बता रखा होता है वाक्य के भाव के अनुसार, तो वाक्य को बदलते समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आ जाएगा लेट का वापस यूज होगा। फिर जो उसमें ऑब्जेक्ट आ रखा है, जैसे यहाँ आया हुआ है द वर्क, लेट द वर्क। उसके बाद में आ जाएगा बी, उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। फिर बाई, और बाई के बाद में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है लेट के बाद में, उसका यूज करते हैं हिम। उसी प्रकार वापस लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय मी। फिर अगले वाक्य में लेट द फूड बी कुक्ड बाय हर। तो इन तीनों ही वाक्यों में हमने क्या किया? जो यहाँ ऑब्जेक्ट था उसको हमने कहाँ लिख दिया? पीछे बाई लगाकर। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया। तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। लेट मी स्टार्ट द गेम, लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय मी। लेट द फूड बी कुक्ड बाय हर, लेट हर कुक द फूड, लेट द फूड बी कुक्ड बाय हर। तो इस तरह से जो लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट आता है, उस तरह के जो इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं उनको इस प्रकार से बदलते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में दिखाए गए कार्य को आपको करना है। इसके अलावा जो भी कार्य आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा उसको भी आपको करना है। एक्टिव पैसिव से संबंधित काफ़ी कुछ टॉपिक यहीं आपके पूरा होता है। अगले वीडियो से हम नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में चर्चा शुरू करेंगे और उसको सीखेंगे। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।